ठीक है। सो यू आर कमिंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट सोलन अर्की. Yes, sir. You are practicing in Arki only? No, sir. Shimla and Solan as well, sir. Okay. So in which courts? Sir, district courts only. District courts. Yes, sir. So had you seen the trials and other aspects of the courts? Yes, sir. Are you having independent cases also? Sir, only the legal aid cases which I have dealt. Yes, sir. हम्म. तो लीगल एड में आपने काम किया है. Yes, sir. 2 years, तो sir. ओके. सिंस when you were there in legal aid? Sir, 2017-18. 2017 2017. 19 तक, sir. ओके. तो अभी नहीं आप लीगल एड के साथ काम कर रहे? No, sir. तो आपने क्रिमिनल ट्रायल खुद कंडक्ट किया है, राइट? Yes, sir. तो विटनेसेस की जब गवाहियां रिकॉर्ड होती हैं, सो Yes, sir. एडवोकेट को किस चीज का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है? सर, डिफेंस एडवोकेट को यस. सर, डिफेंस एडवोकेट मेनली यही फोकस करता है कि जो विटनेसेस है वो उसके फेवर की बात ज्यादा करे, लाइक जो उसका डिफेंस जिससे स्ट्रांग हो सके। बट उसमें एक चीज ये भी सर इम्पोर्टेंट रहती है कि वो विटनेसेस को इंटिमिडेट ना करे कोर्ट में अपनी बात प्रूव करने के लिए। तो ये तो प्रैक्टिकली होता ही है कोर्ट में. सर, मैक्सिमम टाइम सर जजेस इसमें इंटरवीन करते हैं, अगर कोई एडवोकेट इंटिमिडेट करना भी चाहे हम्म. विटनेसेस को, तो उसमें जनरली जजेस इंटरवीन कर देते हैं कि आप इस तरीके से नहीं पूछ सकते, आप डरा नहीं सकते विटनेस को। ठीक. तो मुझे कुछ एग्जांपल दीजिए, अगर आप क्रॉस कर रही हैं किसी विटनेस का, तो क्रॉस आप कैसे करेंगी? जस्ट गिव मी वन एग्जांपल. सर, जैसे मैंने लीगल एड के केस में किया था, 324 का केस था। तो उसपे एक आई विटनेस था सर, जिसने कहा था कि मैं अकरेंस के टाइम पे वहीं पे अवेलेबल था, क्योंकि वो एक ग्रुप फैमिली मैटर ही था सर, जिसमें उनके आपस में लड़ाई हुई थी। तो सर मैंने क्रॉस में उससे सबसे पहले यही पूछा था कि जिस टाइम आप वहां पे थे, तो आप सब लोग वहां पे क्या कर रहे थे एग्जैक्टली, क्योंकि वो ब्लड रिलेशन में नहीं थे, देवर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो सर विटनेस ने कहा कि मैं सिर्फ वहां पे पार्टी करने आया था अक्यूज के साथ। तो फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपने पार्टी की तो आप लोगों ने, जाहिर सी बात है, आपने ड्रिंक भी किया होगा। तो उसने कहा कि हाँ जी, ड्रिंक किया था। तो फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपने ड्रिंक किया तो आप लोग सब उस टाइम इंटॉक्सिकेशन में थे, तो आपको एक्चुअली पता नहीं है कि जो इंसिडेंट हुआ था वो एग्जैक्टली कैसे कमिट हुआ था, किस बात को लेकर इंसिडेंट की शुरुआत हुई थी। तो उसने कहा कि मैंने ज्यादा पी ली थी, तो मैं थोड़ा इतने कॉन्शियसनेस में नहीं था। तो फिर मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि फिर आप ये डायरेक्टली नहीं बता सकते कि इंजरी किसने कॉज की थी, क्योंकि वहां पे अदर पर्सन्स भी अवेलेबल थे। तो उसने कहा कि हाँ जी, वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कौन था, बट मुझे बाद में जब होश आया तो मुझे बाकी लोगों ने बताया कि इस अक्यूज ने इंजरी कॉज की है। तो सर मैंने उसी वे से उसको क्रॉस किया So था। what you had mentioned before the court that he is giving an hearsay evidence. यस सर, यस सर, हियर्स एविडेंस, बिकॉज उसे खुद कॉन्शियसनेस में नहीं था सर वो उस टाइम पे। So as far as the rules of evidence are concerned, hearsay evidence का क्या कॉन्सेप्ट है, बताओ तो. सर हियर से एविडेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि कोर्ट में विटनेस अवेलेबल नहीं होता है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, जिसने मेनली वो इंसिडेंट देखा होता है। ये थ्रू एक थर्ड पर्सन पूरी स्टोरी को नरेट किया जाता है। इसीलिए सर हेयर से एविडेंस की रिलायबिलिटी उतनी हाई नहीं हो सकती है, क्योंकि एक तो विटनेस अवेलेबल नहीं है, दूसरा है कि जो विटनेस कोर्ट में बता रहा है कि उसने वो इंसिडेंट सुना है किसी से, तो वहां पे सर चांसेस होते हैं कि वो फैक्ट्स को ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता सकता है, जस्ट टू इंश्योर कि अक्यूज की कन्विक्शन हो जाए। तो इसलिए सर फिर से एविडेंस रिलायबल नहीं है सर। रिलायबल नहीं है या एडमिसिबल ही नहीं है? एडमिसिबल नहीं है सर। एडमिसिबिलिटी और रिलायबिलिटी में क्या डिफरेंस? सर रिलायबिलिटी मेनली डील करती है ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ द विटनेस, कि जो स्टेटमेंट दी जा रही है क्या वो ट्रस्ट करने, कोर्ट उस पर ट्रस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है। वेरएज जो एडमिसिबिलिटी है सर, वो एज पर सेक्शन 141 बीएसए कोर्ट एडमिट करता है किसी एविडेंस को आफ्टर गोइंग थ्रू द डिटेल्स। ओके.
सो एविडेंस लॉ में क्या ऐसा कोई रिलायबिलिटी टर्म कहीं पे यूज हुआ है? Sorry, sir, I'm not able to recall it right now. तो रेलेवेंट फैक्ट्स एक कॉन्सेप्ट है एविडेंस के अंदर। क्या Yes, होते हैं sir. रेलेवेंट फैक्ट्स? Sir, relevant facts, main facts होते हैं, which are helpful to prove the fact in issues in a case. हम्म। कोई एग्जांपल देंगे रेलेवेंट फैक्ट्स का? सर, रेलेवेंट फैक्ट्स जो सर सेक्शन 5 to 55 एविडेंस एक्ट में मेंशन किए गए हैं, एविडेंसेस सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स के दिए जा सकते हैं सर। हम्म। अभी नया क्रिमिनल लॉ जो है एविडेंस में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ लिया आपने, नहीं पढ़ा? सर कुछ मेन प्रोविजंस पढ़ लिए सर। बताओ कुछ नए चेंजेस क्या हुए हैं? सर मेनली चेंजेस है सर, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल एविडेंसेस को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई है सर एविडेंस एक्ट में, जिसमें सेक्शन 61 एक न्यू प्रोविजन ऐड किया गया है, जो बात करता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स होंगे वो सेम लीगल इफेक्ट, वैलिडिटी एंड इफेक्टिवनेस उनकी सेम एज अदर एविडेंसेस ही रहेंगी। प्राइमरी एविडेंसेस की डेफिनेशन में सर फोर और एक्सप्लेनेशंस को ऐड किया गया है, जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स की प्राइमरी एविडेंस वैलिडिटीज के बारे में बताते हैं, दैट इफ इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्रॉपर सोर्सेज, प्रॉपर कस्टडी, तो वो प्राइमरी एविडेंस ही होगा। अगर मल्टीपल फाइल्स में कोई वीडियोग्राफी की स्टोरेज हो रही है तो वो भी प्राइमरी एविडेंस होगा। सेकेंडरी एविडेंसेस में भी सर तीन न्यू ऐड किए गए हैं टर्म्स: oral admissions, written admissions, and evidence of a person who is having this special knowledge or regarding the documents, sir. हम्म, ठीक। अकम्प्लिस Yes, एक sir. टर्म है एविडेंस लॉ के अंदर। तो 133. अकम्प्लिस कौन है और उसकी टेस्टिमनी कैसे रिलायबल हो सकती है? Sir, accomplice is a person who is a participant criminals. हम्म। वो पार्टिसिपेंट है क्राइम में, बट ही इज नॉट द मेन कल्प्रिट। हम्म। 133 इंडियन एविडेंस एक्ट सर पहले कहता था कि कन्विक्शन इज नॉट इलीगल इफ इट इज बेस्ड ऑन द अनकॉरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ अ अकम्प्लिस। बट सर बीएसए में इसे स्पेसिफिकली कहा गया है कि कॉरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ अ विटनेस, इफ देयर अकम्प्लिस, अनकॉरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ अ अकम्प्लिस इफ देयर, देन कन्विक्शन कैन बी solely based on that. तो साक्ष्य अधिनियम में चेंज हो गया है इसका मतलब। Yes, sir. अब जो है अनकोरोबोरेटेड टेस्टिमनी पे आप रिलाई नहीं करेंगे। सर कॉरोबोरेटेड होनी जरूरी है, पहले भी दैट इज सर व्हाट आई रिलाई सेड। करते। दैट इज व्हाट यस आई सर, सेड। यस। अनकोरोबोरेटेड यस, पे आप रिलाई नहीं करेंगे। यस सर। ठीक। एक कॉन्सेप्ट है कन्फेशन ऑफ को एक्यूज्ड का। सेक्शन 30 एविडेंस एक्ट। यस सर। हाँ, इसमें भी कुछ नई चीजें अब बीएसए में ऐड हुई हैं। आर यू अवेयर? यस सर। सर बताओ। एक्सप्लेनेशन 2 ऐड किया गया है, हम्म। जिसमें सर ये कहा गया है कि अगर एक जॉइंट ट्रायल चल रहा है सेम ऑफेंस के लिए, देर आर मोर देन 2 or 3 अक्यूज पर्सन एंड वन ऑफ देम इज एब्सेंट ड्यू टू his non-availability because of he did not uh, सर अगर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी है और अगर 84 हम्म। की प्रोक्लेमेशन के बावजूद भी वो कोर्ट में नहीं आया है, तो हम्म। उसके बाद भी सबको जॉइंट ट्रायल ही डीम किया जाएगा, उसकी एब्सेंस का इफेक्ट नहीं होगा सर। प्रोक्लामेशन कैसे जारी होती है? सर सेक्शन 84 में सर जो ऑफेंसेस मेंशन किए गए सर उनके लिए एक न्यूज़पेपर में सर, अगर वो सर्विसेज के बाद भी नहीं आ रहा है, समन वारंट के बाद भी अगर अक्यूज कोर्ट में अपियर नहीं हो रहा है, तो हम्म। फाइनली कोर्ट प्रोक्लेमेशन इशू करता है, बट वो स्पेसिफिक ऑफेंसेस के लिए होता है, हम्म। जैसे मर्डर हो गया, डिक्वाइटी, उन केसेस में सर प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जाता है उसे। अदर ऑफेंसेस में तो सर वो, प्रोक्लामेशन तो किसी भी केस में इशू हो जाती है ना। बट सर उस केसेस में वो एब्सकॉन्डर रहेगा, बट हम्म। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के लिए सर वो कैटेगरी ऑफ ऑफेंसेस मेंशन किए गए सर। हम्म। ठीक। चलिए, अभी रिसेंटली एक एक्ट को लेके काफी चर्चा चल रही है, यूजीसी एक्ट। यस सर। क्या पढ़ा है आपने इसके बारे सर यूजीसी ने अपनी रेगुलेशंस में कुछ चेंजेस किए थे अभी में? रिसेंटली,
2026 में, जिसमें सर यूजीसी ने रेगुलेशन में एक इक्विटी इन हायर एजुकेशन ऐड किया गया है, जिसके अकॉर्डिंगली ये कहा गया है कि अगर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी एससी एसटी और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन की जाती है, तो वो उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकता है। बट सर रीजन ऑफ प्रोटेस्ट ये है कि उसमें किसी भी तरीके से ये मेंशन नहीं किया गया है कि अगर इन केस फ्यूचर में वो कंप्लेंट फॉल्स पाई जाती है तो उस कैंडिडेट के अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा। दूसरा सर इसमें एक और रेगुलेशंस में एक और ऐड किया गया है कि हर एक कॉलेज में और हायर एजुकेशंस में एक इक्विटी स्क्वाड फॉर्म किया जाएगा, इक्विटी कमेटी बनाई जाएगी। बट सर उसमें जनरल कैटेगरी के किसी भी रिप्रेजेंटेटिव के लिए कोई प्लेस नहीं है। सो चांसेस है कि फेक केसेस ज्यादा हो सकते हैं अगेंस्ट द जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स। तो सर डिस्क्रिमिनेशन को लेकर मेनली ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं सर। हम्म। अभी तो क्या स्टेटस है इसका? सर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन रेगुलेशंस को स्टे ऑर्डर पे रखा है टिल 19 मार्च। तब तक सर 2012 के जो यूजीसी के रेगुलेशंस थे वही अभी फॉलो किए जाएंगे। हमारे सिविल लॉ में ट्रायल का प्रोसेस बताइए जरा। सिविल कोर्ट्स में सिविल कैसे ट्रायल चलता सर सिविल कोर्ट में जैसे सूट इंस्टीट्यूट हुआ बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, उसके बाद सर समन इश्यूज किए जाते हैं ऑपोजिट पार्टी को। विद इन है? 30 डेज ऑपोजिट पार्टी अगर डिफेंडेंट अपियर हो जाता है तो विद इन 30 डेज रिटन स्टेटमेंट फाइल की जाएगी। रिटन स्टेटमेंट के बाद सर कोर्ट डेट फिक्स करता है एडमिशन एंड डिनाइल्स के लिए, हम्म। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के साथ फाइल किए जाते हैं बाय द पार्टीज, अगर उसपे से किसी फैक्ट को लेकर उन्होंने एडमिशन करना है तो फिर कोर्ट बाद में उसमें इशू फ्रेम नहीं करेगा। एडमिशन डिनाइल के बाद रिमेनिंग फैक्ट्स को लेकर जो डिस्प्यूट है पार्टीज में, जो भी उन्होंने डिनाइल किया है, उसको लेकर कोर्ट सर इश्यूज फ्रेम करेगी। इश्यूज फ्रेम करने के बाद विटनेसेस कॉल किए जाएंगे, प्लेंटिफ के विटनेसेस बुलाए जाएंगे, जिसमें डिफेंडेंट उन्हें क्रॉस करेगा। उसके बाद प्लेंटिफ के विटनेसेस के बाद सर लिस्ट ऑफ विटनेसेस दी जाएगी, इवेंचुअली जितने भी उसके विटनेसेस होंगे वो उनका एग्जामिनेशन होने के बाद डिफेंडेंट के विटनेसेस एज पर सेम वही प्रोसेस रहेगा सर कि लिस्ट ऑफ विटनेसेस डिफेंडेंट और प्लेंटिफ दोनों फाइल करेंगे। फिर डिफेंडेंट के विटनेसेस सर एग्जामिन होने के बाद कोर्ट आर्ग्यूमेंट के लिए केस को लिस्ट करता है। उसके बाद मान सर लीजिए जजमेंट। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स यस सर। प्लेंटिफ की डेथ हो गई, यस सर। क्या प्रोसेस है इसमें? सर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग अगर डेथ हो जाती है तो एज पर ऑर्डर 22 अगर राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है एलआर्स पे, तो एलआर्स को सर इम्प्लीड किया जाएगा ऑन रिकॉर्ड। किसी भी कोर्ट में जब इंजंक्शन एप्लीकेशन मूव होता है तो व्हाट आर द बेसिक थिंग्स एप्लीकेंट शुड मेंशन टू गेट इंजंक्शन ऑर्डर? So first of all, that a prima facie case is in favor of him. There is a balance of convenience, and if the injunction order is not allowed in his favor, there would be irreparable loss to such applicant. एक्स पार्टी इंजंक्शन हो सकती है? Yes sir, होती है सर। Order 39 Rule 3। तो मान लो कोर्ट ने एक्स पार्टी इंजंक्शन का ऑर्डर पास किया है तो उसमें प्रोसीजर क्या होगा? सर सपोज कोर्ट ने एक्स पार्टी इंजंक्शन ऑर्डर पास कर दिया, तो उसके बाद सर इमिडिएटली जो पार्टी होती है उसे वो ऑर्डर की कॉपी प्लस जो उसने एप्लीकेशन फाइल की थी इंजंक्शन ऑर्डर के लिए, वो सर उसे ऑपोजिट पार्टी को बाय पोस्ट सेंड करनी पड़ती है सर, और उसकी रिपोर्ट फिर कोर्ट में सबमिट की जाती है। सेक्शन 80 में नोटिस का एक कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर सूट करना है यस सर। तो ऐसा क्या सिनेरियो है कि जब आप बिना नोटिस दिए सूट फाइल कर सकते हैं? सर अगर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे मैटर बहुत अर्जेंसी का है और पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अगर नोटिस देने में टाइम ज़्यादा वेस्ट हो सकता है, तो अर्जेंसी के मैटर्स में कोर्ट विदाउट नोटिस की रिक्वायरमेंट के भी सूट फाइल करने की परमिशन दे सकता है। तो रिलीफ दे देगा कोर्ट बिना नोटिस दिए? सर रिलीफ नहीं सर, सिर्फ सूट के लिए एडमिशन होगी। रिलीफ जब पार्टी अपेयर होगी, पार्टीज को सुना जाएगा, उसके बाद रिलीफ ग्रांट किया जाएगा। मान लो कोर्ट को लगता है कि द कंसर्न पर्सन हैड मूव द एप्लीकेशन ऑफ अ वेवर ऑफ नोटिस विदाउट एनी रीजनेबल रीजन,
देन यस सर। सर फिर कोर्ट रिलीफ ग्रांट ही नहीं करेगा सर, सूट के लिए परमिशन नहीं देगा। क्योंकि सर पहले कोर्ट यही देखेगा कि अगर प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कोर्ट को कि सच में मैटर अर्जेंसी का है, तो ही सर वेवर ऑफ नोटिस किया जाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा सर कोर्ट। तो उसने तो सूट फाइल कर दिया था, और जब गवर्नमेंट की तरफ से प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन आया तो दे सेड कि सर ये तो कोई अर्जेंसी का मैटर नहीं है। तो फिर उस सिनेरियो में कोर्ट क्या करता है? सर पेनल्टी इम्पोज कर सकता है, कॉस्ट इम्पोज कर सकता है। प्लेंट नहीं रिटर्न करेगा? सॉरी सर इसके बारे में। प्लेंट कौन कौन से ग्राउंड्स पे रिटर्न हो जाती है? सर रिटर्न ऑफ प्लेंट। सर अगर प्रॉपर कोर्ट में फाइल नहीं की है सर, कोर्ट अगर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है उस मैटर को एंटरटेन करने की, तो सर कोर्ट रिटर्न कर सकता है प्लेंट को। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का क्या कॉन्सेप्ट है? सर रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में सर अगर पार्टीज प्लेंटिफ ने कॉज ऑफ एक्शन को रिवील नहीं किया है, सो एक ग्राउंड है वहां पे कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है प्लेंट को। सेकेंडली अगर प्लेंट में इनसफिशिएंट स्टैम्प्स है और टाइम के कोर्ट ने टाइम अलॉट किया था बट फिर भी पार्टी ने स्टैम्प्स सफिशिएंटली नहीं उसमें लगाई है, वो एक रीजन है सर। अगर इनसफिशिएंटली अंडर वैल्यूड सर स्टैम्प पेपर है, वो भी एक ग्राउंड है सर प्लेंट को रिजेक्ट करने का। और सर दो प्रीलिमिनरी तीन डिक्री कौन से केसेस में फाइल पास होती है? प्रिलिमिनरी डिक्री सर। Yes. सर प्रिलिमिनरी डिक्री सर जहाँ पे सपोज एक सूट फाइल हुआ है पोजेशन प्लस एरियर्स ऑफ रेंट के केसेस, एरियर ऑफ रेंट के लिए सूट फाइल किया गया है, तो कोर्ट उसमें प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर सकता है विद रिस्पेक्ट टू दी पोजेशन। एंड फाइनल डिक्री में सर फिर एरियर्स ऑफ रेंट को कैलकुलेट करके फाइनल डिक्री पास की जा सकती है। मैंने प्रॉफिट्स का क्या कॉन्सेप्ट है? Sir, many profits means those profits which a person earns during he is in a wrongful possession of a property, and he is receiving that profits from such property. So those are called many profits. मैंडामस का रिट कौन से सिनेरियोज में कोर्ट्स इशू करती है? Sir, mandamus issue की जाती है sir to direct a public authority to perform the public duties. So उस कोई situation में एग्जांपल दे सकते हैं आप? sir sorry sir अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। क्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, Yes sir. ये कॉन्सेप्ट है हमारे संविधान में। सो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज से क्या मतलब? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स सर सिमिलर सर्कमस्टांसेस में सब पर्सन्स को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। आर्टिकल 14 ये कहता है सर। हमने लीगल एड में काम किया है, तो कैन यू प्लीज टेल मी लाइक विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑन द फ्री लीगल एड? सर आर्टिकल 39 कैपिटल ए। यस सर। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर आपका क्या विचार? सर यूनिफॉर्म सिविल कोड एज पर नाउ सर अभी तक जैसे उत्तराखंड ने अप्लाई किया है सर, वैसे अगर पूरे इंडिया में से अप्लाई करना हो तो सर बहुत सारे चैलेंजेस भी है, बिकॉज बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं, यूनिफॉर्मिटी नहीं देखना चाह रहे हैं सर, तो बैलेंस्ड व्यू लेकर ही चलना पड़ेगा सर इंडिया में तो। हाउ मेनी अमेंडमेंट्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन? सो 106 टिल नाउ। And on which the last amendment was? सर रिगार्डिंग रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट्स फॉर वुमेन्स इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। मेंटेनेंस के केसेस में वी हैव सीन दैट if let's suppose it is a wife and she is seeking maintenance, so she files cases against different laws. यस सर।
So what is the rule for that? Like how she can seek maintenance under different laws before different forums? सर डिफरेंट फोरम्स में जैसे प्रोविजंस 125 सीआरपीसी है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में प्रोविजन है सर। लॉ अलाउ करता है कि आप फाइल कर सकते हो डिफरेंट लॉज के अंदर, बट जब भी इस तरीके की पिटिशन फाइल की जाएगी सर, तो कोर्ट कंसीडर करेगा कि दूसरे कोर्ट से कहीं पहले रिलीफ ग्रांट तो नहीं किया गया है। उस चीज को कंसीडर करके ही कोर्ट मेंटेनेंस अलाउ करता है सर, क्योंकि उसमें एफिडेविट भी आपको देना पड़ेगा। कोई रिसेंट जजमेंट आया था एक इस पे? रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट थी सर, जिसमें सर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी थी रिगार्डिंग मेंटेनेंस। एनडीपीएस एक्ट के केसेस देखे हैं आपने? नो सर, फिलहाल नहीं देखे सर। कोई है जानकारी, स्मॉल क्वांटिटी, कमर्शियल क्वांटिटी? सर क्वांटिटी का एग्जैक्ट पता नहीं है सर, बट ये पता है कि इसमें क्वांटिटीज के बेसिस पे ही ट्रायल कंडक्ट होते हैं। वुमेन के राइट्स क्या है कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में? सर कंपल्सरी प्रॉपर्टी में आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2005 अब इक्वल राइट्स है वुमेन के, बट प्रायर टू दैट वुमेन के पास राइट नहीं था, सिर्फ कर्ता मेंटेन करता था सर वुमेन को। बट हम्म। आफ्टर 2005 इक्वल राइट्स है एज दैट ऑफ अ सन, so she can ठीक। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज मीरा दैट अपनी वीकनेस और अपनी स्ट्रेंथ के बारे में कुछ बताइए। सर वीकनेस में सर कभी कभी सर मैं थोड़ा ओवर थिंक कर लेती हूँ, और ओवर थिंक उन मैटर्स पे करती हूँ जिस पे करना नहीं चाहिए। और स्ट्रेंथ में सर ये है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, मैं समहाउ मैं करेज करके उस सिचुएशन से बाहर निकल ही जाती हूँ। मेरी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है सर। ओके, दैट्स ऑल मीरा, थैंक यू सो मच।